हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर समीकरण अर्थात समाकलित दर समीकरण। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण अर्थात इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिया था। तो इसको समझते हैं वास्तव में प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या होता है अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इसका दर समीकरण अर्थात इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालते हैं। साथ में इसका अर्ध आयुकाल देखेंगे अर्थात हाफ लाइफ पीरियड। इसके अलावा टी 75%, टी 100% जो कि हमने जीरो ऑर्डर में जितना सारा चीज़ किया था वो भी हम इसमें करेंगे। इसके अलावा हम nth ऑर्डर टाइप के रिएक्शन के लिए हम दर समीकरण निकालेंगे जिसकी सहायता से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के अलावा शून्य कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि उनके लिए दर समीकरण निकाल पाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि अभिक्रिया की कोटि हमको क्या बताता है कि कोई भी जो अभिकारक होता है अर्थात रिएक्टेंट होता है उसका जो सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन है उसको मैं कितना कर दूं कि जो अभिक्रिया का स्पीड अर्थात रेट है वो कितना स्पीड से बढ़ जाए, वो हमको अभिक्रिया के कोटि से पता चलता है। फर्स्ट ऑर्डर अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जो कि एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे। कहने का अर्थ है कि यदि अभिकारक की सांद्रता मैं 1 रखा हूँ तो जो मेरा अभिक्रिया का दर है वो भी 1 की स्पीड से बढ़े। यदि अभिकारक की सांद्रता 2 रखा हूँ तो अभिक्रिया का जो दर है वो भी मेरा 2 की स्पीड से ही बढ़े, अर्थात इसके ऊपर घात सिर्फ 1 लगा रहे, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा था। अब इसके उदाहरण की बात करूं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं पहले बताया कि जो अपना अभिक्रिया का कोटि होता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो ये एक प्रैक्टिकल डाटा होता है। प्रैक्टिकल डाटा होते हैं इस कारण क्या है, रिएक्शन को देख के सीधे नहीं पता किया जा सकते, तो रिएक्शन या आइडिया के बेस पे पता चलेंगे और साथ में यदि यूनिट दिए रहते हैं तो जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसको जब हीट किया जाता है तो ये बनता है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 बनता है। ये जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रहता है वो 2 बार रहता है। तो इस तरीके से इसको मैं बैलेंस करूं यदि तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा 4, तो ये हो जाएगा 4n। इस तरीके से 2 2 4 हो गया 4n और ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो गए 2 10। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक सरल से उदाहरण है और भी ढेर सारे हो सकते हैं, तो उदाहरण आपको याद नहीं करने हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक अभिकारक की सांद्रता पर यदि हमारा अभिक्रिया का जो स्पीड हो निर्भर करे तब उसको हम बोलेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया। अब इसका हम यदि डेरिवेशन देखें अर्थात इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसमें समाकलन का उपयोग करते हैं, तो समाकलन के द्वारा कैसे निकालते हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए या फिर दूसरे तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है अर्थात अभिकारक है जिससे मैं क्या बना रहा हूँ, एक उत्पाद बना रहा हूँ अर्थात प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि जो मेरा ए अभिकारक है उसका जो कंसंट्रेशन है वो ए है, ठीक है, अर्थात ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में प्रारंभिक सांद्रता, अर्थात जब हम रिएक्शन को शुरू करेंगे उस समय, क्योंकि उत्पाद तो बना नहीं रहेगा तो मेरे पास क्या है अभिकारक पूरा पड़ा रहेगा। तो ये हमारा प्रारंभिक सांद्रता और इस समय मेरा जो टाइम है वो क्या है t=0 है। 0 का अर्थ है कि हमने अभिक्रिया को शुरू नहीं किया है, इसलिए जो रिएक्टेंट है वो पूरा भरा पड़ा है। अब मेरा अभिक्रिया स्टार्ट हो गया तो t=t टाइम। टी टाइम का अर्थ होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी हो सकता है, इसलिए t=t टाइम लिखा हूँ। इस समय हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है अभिकारक की सांद्रता क्या होती है अर्थात रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता है। तो इसलिए मैं इसको घटा दे रहा हूँ a-x। अब चूंकि जो चीज़ यहाँ पे घटा है अर्थात -x, वही चीज़ क्या होगा इधर मेरे को उत्पाद मिल जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, अर्थात अभिकारक में जो चीज़ें कम होंगी वही चीज़ें वास्तव में क्या है उत्पाद के रूप में बन जाए रहेंगी। अब इसको मैं बोल सकता हूँ अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। अब इसके ऊपर मैं यदि दर लिखने का 2 अलग अलग नियम लागू करूँ, एक मैं यदि लिख लूँ अवकलित समीकरण, अवकलित दर समीकरण से, अवकलित दर समीकरण अर्थात हम जो तात्क्षणिक अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट लिखते थे उस तरीके से, तो जो मेरा अभिक्रिया का जो दर है अर्थात रेट है वो क्या हो जाएगा R=, अब देखिए ये A है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये समय के साथ घटता है इसलिए माइनस का निशान और D और ये ब्रैकेट में A अपन हम लिखेंगे dt, ठीक। तो ये है अभिक्रिया की दर को लिखने का एक तरीका। अब इसी तरीके से यदि मैं इसी जो इक्वेशन है मेरा ए से मैं कोई प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बना रहा हूँ इस पर यदि दर नियम लगा दूँ तो दूसरा हमारा लिखने का एक तरीका है दर नियम से। ये तो हमारा हो गया सामान्य तात्क्षणिक दर वाला विधि से कि इसमें d/dt करो नेगेटिव के रूप में, यदि इधर रहता तो पॉजिटिव रखते, क्योंकि उत्पाद बनता है इसलिए प्लस रखते हैं और ये चीज़ें हमने सीख लिया है कि इसमें शून्य कोटि अर्थात जीरो ऑर्डर वाले में। अब यहीं मैं यदि दर नियम लगा दूँ अर्थात रेट लॉ, तो दर नियम में हमने क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया की जो दर होती है R= क्या होगा k रखेंगे और ये जो है इसके ऊपर घात लगाना है और घात को हमको सामान्य नहीं लगाना है, घात सीधा सा जो अंक है उसके जगह हमको n लिखना है। n यहाँ क्या है अभिक्रिया की कोटि है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब ये चूंकि मुझे जब प्रथम कोटि का अभिक्रिया निकालना रहे तो n का मान क्या कर लूँ मैं 1 रख लूँ, तो यही मेरा इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा R=k और ये a के घात के ऊपर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए एक दर हमने यहाँ पे निकाला था, दूसरा दर कहाँ निकाला था यहाँ पे,
ये डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन वाला समीकरण है जिसको हमने तात्क्षणिक वाले दर में पढ़ रखा था। जब लेसन शुरू किया था हमने तो शुरुआत में सारी चीज़ें हमने सीख ली थी, इसको कैसे निकालना है, और ये भी हमने दर नियम अर्थात रेट लॉ वाले सेक्शन में सीख लिया था। अब देखिए 1 और 2 समीकरण दोनों एक जैसे हैं, तो 1 और 2 समीकरण से क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अपना ये पहला और दूसरा को यदि ले हम, तो ये हमारा समीकरण इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा, माइनस DA अपन DT इक्वल टू, देखिए ये क्या है K और A का घात क्या है 1 है। अब 1 को हम रखे या ना रखे उससे फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हमने क्या लिखा है प्रथम कोटि, इसलिए हमने क्या रख दिया उसके यहाँ 1 रख दिया। अब मान लो प्रथम कोटि नहीं रहता, द्वितीय रहता था सेकंड ऑर्डर, तो उसके ऊपर हम लगा देते 2 अर्थात पूरे का घात 2 लगा देते। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इस समीकरण को क्या करते हैं, इसको हम इसके नीचे भेज दे रहे हैं, तो ये कैसे दिखने लगेगा, DA अपन ये वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा A। अब इसके ऊपर घात 1 को लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और ये वाले को यदि इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा KDT। यहाँ तक हमारा जो शून्य कोटि अभिक्रिया था उसके जैसा सेम है। वहाँ पे हमने क्या किया था, शून्य कोटि में 0 रखा था, यहाँ प्रथम कोटि है इसलिए हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं। ठीक, तो शुरुआत से पूरा यहाँ तक एक जैसे है। डेफिनेशन सिर्फ बदल गया है कि यहाँ पे एक अभिकारक के सांद्रता था, एक रिएक्टेंट पर निर्भर करे, वहाँ किसी पर भी निर्भर ना करे, ऐसा लिख रखा था। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर इस तरीके से निशान लग जाएगा DA समाकलन का निशान, और ये हो जाएगा A इक्वल टू, और ये माइनस का निशान इधर, ये समाकलन का निशान है अर्थात इंटीग्रेशन का K और ये DT। समाकलन में ये जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर वाले में हम लोग चूंकि A ले रहे हैं तो A की सांद्रता जो रहेगी उसको लेंगे लोअर वाले में, लोअर अर्थात ये वाला A जो कैपिटल A था उसकी शुरुआत की जो सांद्रता है उसको, तो यहाँ पे शुरुआत का और ये जहाँ पे अंतिम हुआ उसको, ये -x को, तो अर्थात जो A है इसकी सांद्रता A से A-x तक थी, और इस समय जो टाइम था वो क्या था, देखिए 0 से कहाँ तक जा रहा है, T तक, तो ये 0 से ये कहाँ तक गया, T तक। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसके लिए थोड़ा सा एक रूल्स को अब इसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक रूल को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि जो समाकलन का रूल होता है उस रूल के हिसाब से एक रहता है कि dx अपन x, तो ये लिखा जाता है इसकी जगह ln x। ln का अर्थ होता है नेचुरल लॉग, ठीक, और ये ln x होता है log e x, और log e x का अर्थ होता है 2.303 log का बेस 10, और ये जो x है उसकी जगह x। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, तो इसी को हम इस तरीके से कन्वर्ट करते जाएंगे आगे। अब ये जो फार्मूला है d अपन a को हम इसके हिसाब से ढाल रहे हैं, dx अपन x, तो ln x लिखना है मुझे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ln a लिखूंगा। तो ये जो मेरा इक्वेशन है वो कैसे दिखने लगेगा, a ऊपर में a-x, और ये हो जाएगा ln a। और इसी तरीके से जो इस साइड है इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो इसका माइनस का निशान इधर रहेगा ही, ये हो जाएगा k और ये 0 ऊपर में t, और ये क्या है dt। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसके बाद अगले स्टेप में हमको ये जो इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन वाला लाइन है इनको हटाना है, इनके थ्रू हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम शून्य कोटि अभिक्रिया में करते थे। आपको याद यहाँ पे सिर्फ इनके लिए रखना है, ये वाले स्टेप के लिए ये जो स्टेप है ये याद रखना है, इससे आ रहा है। बाकी समाकलन आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य डेरिवेशन पूछे जाते हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें, इस वजह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, यदि हम इसको लिखें तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा, ये माइनस का ये माइनस निशान, और ये हो जाएगा ln a, और ऊपर में क्या है a-x है, और नीचे क्या है a है। इधर इसी तरीके से इसको भी रख सकते हैं k बड़ा ब्रैकेट t, क्योंकि जो d है इसके साथ जो इंटीग्रेशन है उसके साथ ये जो d है अर्थात अवकलन वाला डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कारण ये सिर्फ क्या बचेगा t, और ये वाला t हो गया और ये वाला इस तरीके से 0 हो गया। अब इसमें हमने क्या किया था कि जो अपर लिमिट था उसको लोअर लिमिट में घटा रखा था। यहाँ पे a और जो t है ये क्या है, वेरिएबल है, अर्थात a की जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। देखिए शुरुआत में ऐसा था उसके बाद ये था, और उसी तरीके से जो समय है वो भी शुरुआत में ऐसा था उसके बाद ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a व t क्या है, परिवर्तनशील है या वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। चूंकि परिवर्तनशील है तो क्या हो जाएगा, ln को तो हमको रखना ही है, तो ln लिखेंगे, और ये देखिए a-x, और चूंकि ऊपर वाले से नीचे को घटाना रहता है अगले स्टेप में, अर्थात अपर लिमिट में लोअर लिमिट को क्या करना है, घटाना है, माइनस ln a ब्रैकेट बंद इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा k, और इसमें देखिए वो अपर क्या है t,
और लोअर क्या है 0, तो हम इसमें लिखेंगे t माइनस 0। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। यहाँ क्या है, ln को हमने ln रखा है और इसके जगह हम क्या करेंगे, ये वाला जो हम अपने फार्मूला लिख रखा है, इस फार्मूला का उपयोग तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसी को आगे कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में इस तरीके से वो बदल जाएगा फार्मूला। तो वो आपको याद रखना है। ln x का अर्थ होता है log ex, और log को यदि log का बेस 10 लेते हैं तो उसका अर्थ होता रहता है 2.303 log 10x। ठीक, देखिए इसके बाद ये जो माइनस का निशान है, इसको यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मुझे कैसे दिखने लगेगा, ln a माइनस एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ln a, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। और चूंकि इसका इसके साथ भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है, निशान माइनस का माइनस लगा रहेगा। और ये हो गया के टी, क्योंकि उधर 0 है। इस तरीके से इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, ln a। अब देखिए माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ln a माइनस एक्स। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे किया हमने। इसका मल्टीप्लाई किया है तो माइनस हो गया पूरा, और ये इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसी को हम पलट रहे हैं, निशान वही है, प्लस के प्लस और माइनस का माइनस। इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है लॉग का, लॉग ए ऋण लॉग बी। उस सूत्र से हम यदि इसको अप्लाई करें तो हमारा फार्मूला क्या रहता है, लॉग ए ऋण लॉग जो बी रहता था, इसका अर्थ होता है लॉग ए अपन बी। इस तरीके से, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लॉग का फार्मूला। उसी फार्मूला को इस पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ln a अपन a माइनस एक्स इक्वल टू हो गया के टी। अब यदि मुझे दर स्थिरांक निकालना है, क्योंकि समाकलित दर समीकरण निकाल रहे हैं, तो इस टी को मैं इसके नीचे भेज दूं तो ये हमको दिखने लगेगा ln a अपन a माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी इंटू बन जाएगा के। यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। अब यहाँ देखो ln का मान क्या है, ln x का अर्थ ये है log e, और इसका अर्थ है 2.303 log 10x, अर्थात ये जो डाटा है वो। और यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख रखा है, ln a और a अपन a माइनस एक्स, अर्थात इस ये जो x है उसकी जगह हमने ये पूरा ये डाटा ले रखा है। ठीक, तो ln का यदि सिर्फ मान देखूं और वो मान यदि मैं भरूं, ये हमको सूत्र कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, 2.303 अपन टी लॉग का बेस 10 a अपन a माइनस एक्स इक्वल टू के। ठीक, तो ये हो गया हमारा समाकलित दर समीकरण। तो उम्मीद है यहाँ तक कैसे क्या है हमने आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात जो ln अपन t था वही सेम ln की जगह हमने ये मान रखा 2.303 लॉग का बेस 10, क्योंकि a अपन a माइनस एक्स, इस जगह पे हमने उसको सिर्फ x ले रखा है। इस वजह से हमने इस सूत्र का प्रयोग करके, अर्थात ln का अर्थ वास्तव में क्या है, ln का अर्थ ये है 2.303 लॉग का बेस 10 उसका पूरा। तो वो डाटा हमने इस ln की जगह डायरेक्ट रख के इस तरीके से निकाल लिया। इससे आपको गणित बनाने में मदद मिलेगा। इसको नोट करिए, फिर इसको हम और कितने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और अर्धायुकाल कैसे निकालते हैं वो सबके बारे में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। ये जो फार्मूला है इसका हमने इसके लिए उपयोग किया है ln a माइनस एक्स, अर्थात लॉग ए ऋण लॉग बी जो था उसके लिए हमने इस जगह फार्मूला अप्लाई किया, एक हमने इस जगह पे अप्लाई किया था, दो जगह अप्लाई किया है। बाकी इसके स्टेप बहुत सरल होते हैं। सेम जो हमने शून्य कोटि अर्थात जीरो ऑर्डर में किया वही प्रथम कोटि वाले में किया है। लोअर लिमिट जो शुरुआत होता है वो, और ये अंतिम अर्थात अपर लिमिट, फिर अपर में से लोअर को घटाते गए हैं उस तरीके से। ठीक, नोट करिए। फिर यहाँ से हम आगे और बढ़ना शुरू करते हैं कि इस इक्वेशन को और कितने तरीके से हम बदल सकते हैं जिससे गणित बनाने में हमको आसानी होगा। जैसा कि जीरो ऑर्डर जब पढ़ते थे तो उसमें मैं बताया था कि जो ये प्रारंभिक सांद्रता होता है ए, इसकी जगह किसी किसी बुक में आपको इस तरीके से R0 लिखा हुआ मिलेगा, किसी किसी बुक में इसकी जगह आपको A0 लिखा हुआ मिलेगा, और किसी किसी बुक में इसकी जगह आपको C0 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो आप कोई भी डाटा ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। हम ये वाला डाटा ले रहे हैं और या फिर ये ले रहे हैं, तो वो इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा बदला हुआ दिखेगा, बाकी रहता वही है। गणित ये इक्वेशन से गणित बनाने में आसानी होता है, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। ऐसे ही शून्य कोटि में भी हमने किया था। वैसे ही a माइनस जो x है इसके जगह किसी किसी बुक में आपको सिर्फ ऐसा दिखेगा r, या फिर इसी में RT लिखा हुआ मिलेगा, किसी किसी बुक में ये ऐसा दिखेगा और कहीं ऐसा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का अर्थ है कि वो जो डाटा है उसमें देखो, यदि मैं ये वाले पूरे डाटा पुट अप कर दूँ तो वो मेरा कैसे दिखने लगेगा, 2.303 अपन टी, यह हो गया लॉग का बेस 10। अब देखिए ए की जगह मैं यदि रिप्लेस कर दूं R0 तो यह हो गया प्रारंभिक सांद्रता अपन ये R। ठीक,
यदि इसको लेना चाहे तो C0/CT हो जाएगा। किसी किसी बुक में क्या है यहाँ पे RT लिखा रहता है, स्मॉल टी, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सीख लिया होगा कैसे इसको करना है। और यह हो गया इक्वल टू K अर्थात इसका दर स्थिरांक। अब यदि हम इसका अर्धायुकाल देखें, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो वो समझते हैं कि अर्धायुकाल किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। क्योंकि ये भी पूछता है, ये यदि पूछता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण निकालिए, तो आप ये भी निकाल सकते हैं या फिर ये भी निकाल सकते हैं, दोनों सही है, जैसा आपको सूटेबल लगे। यदि आपके बुक में ऐसा दिया है तो आप ऐसा बना लें, इस तरीके से कन्वर्ट करके, सभी का अर्थ एक ही है, ठीक, बस नोटेशन के तरीके अर्थात संकेत को दिखाने के तरीके बस बदल जाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अर्थात हाफ लाइफ, अर्धायुकाल, इसी को और क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं टी हाफ अर्थात टाइम 1/2 आधा समय, या फिर इसी को बोल देते हैं टी 50%, ठीक, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर में भी पढ़ा था लास्ट टाइम, टी 50% या अर्धायुकाल, इनको क्या बोलते हैं, वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाए, पूरी हो जाए, आधी अभिक्रिया पूरी हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, या फिर क्या बोल सकते हैं, या वह समय जिसमें अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट, अभिकारक आधा समाप्त हो गया। बंद करो जल्दी। हो गया। तो वह समय जिसमें अभिकारक आधा समाप्त हो जाए, आधा मतलब 50% समाप्त हो जाए, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम लोग टी हाफ या अर्धायुकाल। चाहे शून्य कोटि का रहे, प्रथम या द्वितीय, सब में यही होने वाला है। अर्धायुकाल मतलब आधी अभिक्रिया खत्म हो जाए, या फिर जितना अभिकारक लिया था वो आधा समाप्त हो जाए। मान लो 1 किलो हमने अभिकारक ले रखा है तो आधा किलो का बन जाए, तो उसको, उस समय को हम बोल रहे हैं अर्धायुकाल। अभी चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें इस तरीके से हुआ है, अर्थात हमने क्या लिया, शुरुआत में ए ले रखा था जो कि क्या था, पूरा 100% था, और ए से ये हो चुका है, टोटल हमारा जो समय है वो हो गया टी हाफ अर्थात आधा जो अभिकारक है वो समाप्त हो जाए, तो इसका आधा, इस अर्थात 50% यदि खत्म हो जाए तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा a/2 अर्थात ये तो 100% हो गया, तो इसका आधा मतलब हो गया 50%, तो इसको मैं लिखूंगा a/2। ये वाला हमारा हो गया बचा हुआ 50%, ये हो गया खत्म, ठीक। अब बचा वाले को हम किससे दिखाते थे, हम दिखाते थे इसको a-1 से, अर्थात कितना समाप्त हुआ उस चीज के लिए। अब यदि आपके नोटेशन थोड़े से बदल जाते हैं, तो नोटेशन बदल जाएंगे तो a की जगह आप क्या करेंगे, r0 कर लेना, और a/2 की जगह क्या कर लेंगे आप, r0/2, और a-x की जगह आप क्या कर लेंगे, r कर लेंगे। तो उम्मीद है इस नोटेशन के द्वारा भी आप इसको बनाना सीख गए होंगे। हमको कुल मिला के जो हमारा इक्वेशन है ये वाला, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन की कोई जैसा इक्वेशन a वाला यदि उपयोग कर रहे हैं तो ये करेंगे उपयोग, r वाला यदि उपयोग कर रहे हैं तो ये वाला इक्वेशन, दोनों एक ही है, मैं ये वाला उपयोग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो a-x रहेगा ना, उसकी जगह a/2 को रिप्लेस करना है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया खत्म हो जाए या फिर आधा अभिकारक समाप्त हो जाए। तो देखिए ये तो था 100% पूरा, 50% खत्म हो गया आधे समय में, तो बचा कितना, a/2, तो जो बचा है उसको हम इधर लिखते हैं। और बचा वाला के लिए हमने क्या लिखा है, वास्तव में a-x, ये उत्पाद वाले सेक्शन के लिए है, अर्थात इतना समय बाद हमारा कितना बचा, तो आधे समय बाद हमारे पास बचा आधा, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं। अब जो हमारा इक्वेशन है k = 2.303 अपन टी log का बेस 10 ए अपान क्या हो गया, a-x। अब इसी में हम पूरा रिप्लेस करेंगे। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, दर व्यंजक या समाकलित दर व्यंजक है। यहाँ पे हम लोग जो टी है, टाइम हो गया है हमारा आधा अर्थात 50%, और जो हमारा क्या है, कितना बचा, a/2 अर्थात जो a-x है, इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, a/2 लिखने वाले हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसमें हम सीधा रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा, 2.303 अपान, इसको मैं लिख दूंगा टी हाफ या टी 50% log का बेस 10, a तो रहेगा ही a, और a-x की जगह हो जाएगा a/2, ठीक। a/2 को इधर यदि मैं गुणा कर दूं तो हो जाएगा 2/a, तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ये आंकड़ा आ जाएगा 2.303 टी हाफ, ये हो जाएगा log का बेस 10, और ये a/2 लिखा हूँ तो ये हो जाएगा 2/a, तो a और a एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ आएगा log
2। अब log 2 का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है। देखिए इसके आगे का हम इधर बढ़ा रहे हैं, k इक्वल टू 2.303 अपन टी हाफ। जो log 2 का वैल्यू रहता है वो रहता है 0.3010। ये डेरिवेशन के लिए आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए लॉग टेबल नहीं मिलेगा, तो ये याद रखें 3010 अर्थात 0.3010 ये log 2 का वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 0.693 अपन ये हो जाएगा टी हाफ और ये हो जाएगा k। इसको मैं यदि बदल दूं तो टी हाफ मेरा इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.693 अपन k। तो ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, या तो बोल सकता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल को समझाइए, दूसरा बोल सकता है आपसे कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया रहता है उसका जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर का लिखा हुआ था, तो जीरो ऑर्डर में यहाँ पे रिएक्टेंट आता था अर्थात अभिकारक आ जाता था, यहाँ पे कहीं भी अभिकारक नहीं आया है। अभिकारक अर्थात ये a-x या r0 इसमें से कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ a वाला ले रखा है, r लेते तो भी नहीं आता कुछ भी। ठीक, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अर्थात टी हाफ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए करके इस तरीके से पूछ सकता है। तो निर्भर नहीं करता अर्थात इस तरीके से जो आप आंकड़ा निकालेंगे उसमें आपको कहीं अभिकारक के कोई भी अंश देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहीं पे जब जीरो ऑर्डर लिखते थे हम लोग तो जीरो ऑर्डर में यहाँ पे निर्भर करता था, यहाँ पे मान आता था। तो पिछला जो अपना लेक्चर है उसको आप देख के उसको समझ सकते हैं कि कैसे उसमें निर्भर करता था। उम्मीद है यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम इसके लिए ये तो था टी 50% या टीसी को क्या बोलते हैं टी हाफ या फिर टी 50% मतलब आधा, टी 75% और टी 100% देखते हैं। उसके बाद फिर ग्राफ देखेंगे और साथ में nth ऑर्डर जो अपना रिएक्शन रहेगा अर्थात कोई भी टाइप का जो अपना अभिक्रिया का कोटि रहेगा उसके लिए हम दर समीकरण कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद है अभी तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात जो जीरो ऑर्डर रहता है उसमें जो अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल रहता है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, और उसी तरीके से जो प्रथम कोटि रहता है उसमें ठीक इसका उल्टा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका हम यदि टी 75% निकालें, टी 75% का अर्थ होता है कि 75/100। अब इसको मैं यदि तोड़ूं तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टी 3/4 अर्थात वह समय जिसमें मेरा जो अभिकारक है वो 75% समाप्त हो जाए। कहने का अर्थ है कि इस तरीके से मैं यदि मैं अभिकारक लूँ जो कि 100% था और यदि मेरा समय टी 3/4 हो जाए अर्थात 75%, तो 75% मेरा अभिकारक जब खत्म हो जाएगा तो इसका कितना बचेगा, मतलब ए का 75% अर्थात पूरा 3 भाग हट गया तो 1 भाग बचा ना, तो 1 भाग बचा अर्थात a बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, अर्थात a/4 हमारा बचा वाला हिस्सा है। अब ये हम किसके जगह लिखेंगे, ये हम लिखेंगे a-x अर्थ। अब ये कितना समय में हुआ है a/4 हुआ है t 3/4 अर्थात 75% समय में, अर्थात वह समय जिसमें मेरा जो अभिकारक है वो 75% समाप्त हो जा रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं इस तरीके से टी 75%। अब इसका मैं यदि इक्वेशन निकालूँ तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303। अब इसको मैं लिखूंगा t की जगह t 3/4 जो कि t लिखते थे उसी की जगह log का बेस 10 और a तो a रहेगा ही और साथ में a-x की जगह मैं लिखूंगा a/4। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इस चीज़ को यदि मैं लिखूँ तो 2.303 और इसको लिख सकते हैं log का बेस 10, a और a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 और ये अपना आ जाएगा t 3/4, इधर रहेगा अपना k 3/4 को इधर यदि शिफ्ट कर दूँ 3/4 अर्थात t 75% है ना, ये 2.303 अपन k log 10/4। ठीक, log 4 का जब मान निकालेंगे तो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको यहाँ पे मान मिलेगा अलग से। तो इस तरीके से जो t 3/4 है उसका हम मान निकाल सकते हैं। अर्थात इसको यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ तो देखिए log ये 4 क्या है log 2 × 2 हो सकता है ना वास्तव में। तो log 2 को यदि मैं मान निकालूं इसके जगह तो क्या लिख सकते हैं 2.303 और ये जो 4 है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ log 2 × 2 अपन ये हो जाएगा कि log 2 का मान हमने पिछले बार निकाल रखा था वो था 0.301। तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 2.303 अपन k और ये हो जाएगा log 2 का मान 0.3010 और इंटू हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 हमने बचा रखा है। इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 0.693 अपन के और इसके साथ क्या है इंटू 2 है। ये जो 0.693 अपन के है ये क्या था, ये था
टी हाफ, तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ टी हाफ, और इसको क्या लिख दूँ इंटू 2 लिख सकता हूँ। अर्थात जो टी 3/4 होता है वो टी हाफ का, अच्छा जो टी 3/4 अर्थात 75% होता है, वो जो टी हाफ रहता है उसका क्या होता है डबल होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा कि टी 75% हम कैसे निकालेंगे। अर्थात 75% हिस्सा जब समाप्त हो जाएगा अभिकारक का तब हम उसको बोलते हैं टी 75%। अब यदि हमको इसके जगह मान लो टी 100% निकालना रहे, ठीक, ये हमारा है टी 75% के लिए इक्वेशन, जैसे अर्धायुकाल के लिए हमने निकाला था। और अर्धायुकाल जो रहता है वो प्रथम कोटि का जो अर्धायुकाल रहता है वही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बाकी शून्य कोटि हो गया, द्वितीय कोटि हो गया अर्थात सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो गया, ये सब में जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर कभी भी अर्धायुकाल जो रहता है वो अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेट पे निर्भर नहीं करने वाला है, ठीक। बाकी जीरो, सेकेंड, थर्ड ये सब निर्भर करने वाले रहते हैं अर्धायुकाल वाले। ये अर्धायुकाल नहीं है, ये टी 75% है, जो कि अर्धायुकाल का कितना गुना है 2 गुना है। कि कौन से अर्धायुकाल का फर्स्ट ऑर्डर का था प्रथम कोटि। अब हम लिख रहे हैं टी 100%। टी 100% का अर्थ है पूर्णता। प्रथम कोटि के पूर्णता के लिए यदि हम निकालें इक्वेशन तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा हो गया ए, और ए का हम क्या कर रहे हैं पूरा हमको समय लग रहा है टी 100% अर्थात पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ये तो था हमारा 100% और पूरा समाप्त हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास कुछ भी नहीं, अर्थात पूरा खत्म हो गया जीरो। तो जीरो हम किसके जगह रखेंगे, a माइनस एक्स की जगह। क्यों, क्योंकि पूरा समय खत्म हो गया इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 100%। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। जो हमारा इक्वेशन था उसमें हम मान रखते हैं 2.303 अपान, अब टी इसको मैं लिख रहा हूँ 100%, जहाँ टी लिखते थे ना उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या क्या रिप्लेस किया है, देखिए इस जगह पे हमने रिप्लेस किया है a माइनस एक्स की जगह a/4 रिप्लेस कर रखा है, और t की जगह हमने क्या कर रखा है t 3/4, क्योंकि अब की बार हम t 75% ले रहे हैं। t 100% के केस में क्या होगा, t 100% के केस में हम जो t है इसके जगह ले रहे हैं t 100%, पूरा कंप्लीट हो गया। और a माइनस एक्स की जगह हम ले रहे हैं 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ हम बचे वाले पोर्शन के लिए लिखते हैं, जैसे कि इसके पहले सारा चीज़ हमने लिखा है। देखिए इतना बचा 25% हिस्सा, 75 खत्म हो गया इसलिए a/4 का अर्थ होता है 25%, चौथा हिस्सा। यहाँ कुछ नहीं बचा इसलिए 0, और a माइनस एक्स की जगह हमको 0 रिप्लेस करना है। लॉग का बेस 10 a अपन a माइनस एक्स की जगह क्या रखूँ मैं, यहाँ पे हम लिखते हैं a माइनस एक्स फार्मूला में, और इस फार्मूला में हमको अब क्या लिखना है 0 रखना है इस जगह पे। t 100% लॉग का बेस 10 a अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा 0। अब देखिए किसी का अपान यदि 0 आ जाता है तो उसका अर्थ होता है अनंत, ठीक। तो मेरी चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसको मैं इधर रिप्लेस कर दूँ तो मेरा है टी 100% 2.303 अपान के लॉग का बेस 10, और ये ए अपान क्या हो गया 0, और इसके लिए मेरा पूरा डाटा हो जाएगा अनंत, इन्फाइनाइट। कहने का अर्थ है कि जो हमारा प्रथम कोटि का अभिक्रिया है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक। क्योंकि किसी इस आंकड़े के हिसाब से यदि 0 मान, क्योंकि कुछ नहीं बचा था तो खत्म हो गया पूरा, तो खत्म हो गया, तो इसमें यदि 0 रखूँ तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी 100% है अर्थात खत्म होने वाला जो समय है वो आ जाएगा इन्फाइनाइट। अर्थात प्रथम कोटि का अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होता, ये याद रखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात वो चलते रहती है। अब ये आंकड़े हैं अपने कैलकुलेशन वाले, रियल में हो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन वाले आंकड़े के हिसाब से कभी समाप्त नहीं होगा, अर्थात कंटिन्यू चलता रहेगा, ये है इसका। और बाकी चीज़ों में क्या हो जाता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान आता था, खत्म हो जाते थे वो। तो कोटि का अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात कभी पूर्ण नहीं होगा। तो यदि ऐसा आता है नहीं होती है तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। ये आपको 75% और टी 100% ये आपको जेईई और नीट के पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अर्थात मेरा क्या हो जाएगा टी 100%, इसका मान हो जाएगा अपना इन्फाइनाइट अर्थात अनंत, ये कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, उसका 2 गुना है, उसका 3 गुना है, इस तरीके से इसको नोट करिए। फिर इससे संबंधित हम ग्राफ समझते हैं कि कितना टाइप के ग्राफ हम प्रथम कोटि अभिक्रिया उसके अर्धायुकाल के लिए बना सकते हैं, और साथ में nth ऑर्डर अर्थात n कोटि के लिए कोई भी अभिक्रिया के लिए हम कैसे उसका इक्वेशन बनाएंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अर्थात जैसे इनमें हम अलग अलग इक्वेशन बना रहे हैं वैसे ही कोडिंग करके nth ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड अर्थात समाकलन 10 समीकरण निकालेंगे, ठीक।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम इस 4 टाइप के जो ग्राफ है उसको समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन हमने पढ़ा है। ये हमने स्टार्टिंग किया था उस जगह पे आया था, ये जब एंड कर रहे थे उस समय आया था, और ये सबसे लास्ट एंड था। इसी को हमने जो ln है उसको 2.303 log का बेस 10 ये लिख रखा था, वही चीज़। और ये वाला अपना लास्ट में जब आधायुकाल निकाले थे। तो सबसे पहले पहला वाला ग्राफ देखते हैं। पहला वाला जो ग्राफ है हमारा, ये R और A के बीच, इसी को दर और सांद्रता का ग्राफ बोलते हैं। ठीक, तो जब आप शून्य कोटि और प्रथम कोटि को जब पढ़ेंगे तो आप यही 4 ग्राफ उसमें भी लिख लेना और इसको भी। तो टेबल फॉर्म में बना के तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों में बहुत क्या अंतर है। शून्य कोटि अभिक्रिया में हम पढ़ते थे कि जो अपना अभिक्रिया की दर रहती है वो ये जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता था, उसका ग्राफ सीधा फ्लैट आता था, समानांतर आता था। लेकिन इसका ग्राफ फ्लैट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अभिकारक के ऊपर घात 1 लगा रहता है। इस तरीके से इसका यदि मैं तुलना करूँ R इक्वल टू के A का घात 1 से, ये हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, दर और सांद्रता के बीच में। तो इसको यदि हम तुलना करें y इक्वल टू mx से, ये अपना लीनियर इक्वेशन का समीकरण है, उससे c तो है नहीं क्योंकि इंटरसेप्ट दिया नहीं है कहीं पर, इसलिए mx। तो इस टाइप का जब भी ग्राफ बनेगा, देखो y अक्ष पे r लेना है, अर्थात ये y अक्ष अभिक्रिया की दर, x अक्ष पे क्या लेना है, a का घात 1 लेना है। और ये जो m है, m स्लोप को दिखाता है, चूंकि सामने कुछ नहीं लिखा है इसका अर्थ है पॉजिटिव। और इस टाइप का जो ग्राफ है वो स्टार्ट होता है इस जगह से, ओरिजिन से, अर्थात जीरो वाले जगह से। तो ये ग्राफ हमको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप अर्थात ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो ये वाला जो लाइन है वो इसके लिए y इक्वल टू mx, अर्थात अभी क्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करने वाला है। लेकिन यहीं पर हम शून्य कोटि में देखें तो वो ग्राफ ऐसा आता था सीधा फ्लैट, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे, ऐसा ही उसका डेफिनेशन ही था। ठीक, यह हो गया पहला टाइप का। दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ। ये हम इक्वेशन जब किए थे तो इसको हमने पलट के कुछ इस तरीके से बना रखा है। ये वाला इक्वेशन आप देखेंगे जब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अर्थात समाकलित दर समीकरण बनाया है थोड़ा देर पहले, तो उसमें ये आया हुआ था। इसी को हमने पलट के ग्राफ के लिए ऐसा बना रखा है। इस सूत्र को लिखूँ मैं तो ये लिख लेता हूँ ln a माइनस x इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a। पहले ही बताया कि a की जगह आप r0 इस तरीके से ले सकते हैं, c0 भी ले सकते हैं, अलग अलग बुक के हिसाब से। a माइनस x की जगह आप कैपिटल R, जो कि हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे उस समय में पहले ही बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि मैं इसकी तुलना करूँ तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन से y इक्वल टू ये हो जाएगा mx, a प्लस हो जाएगा c। c इंटरसेप्ट को बताता है, अर्थात प्रारंभ में हमारा जो अभिकारक था वो कितना था। ठीक है, ये देखिए ऊपर माइनस का निशान है, इसलिए जो m रहेगा वो मेरा रहेगा नेगेटिव टाइप का, इस तरीके से। अब इसका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, इसका ग्राफ ऊपर से नीचे उतरेगा। देखिए कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाए। y अक्ष पे क्या है, ln a माइनस एक्स, तो ln a माइनस एक्स लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, और यदि मैं इसी को जो x अक्ष है, x अक्ष पे मैं ले लेता हूँ टाइम, तो इसीलिए इसको उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ बोलते हैं। तो ये सांद्रता और ये क्या है, समय के बीच का ग्राफ। m क्या है, नेगेटिव स्लोप है, अर्थात यहाँ से शुरू करेंगे। c क्या है, इंटरसेप्ट काटने वाला ln a, अर्थात यहाँ से पूरा ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ln a, या फिर इस पॉइंट को भी बोल सकते हो, क्योंकि शुरुआत में ये मान लेते हैं कि जो हमारा अभिकारक रहा होगा वो इतना रहा होगा, ये है इसका अर्थ। अब माइनस m लिखा है का अर्थ है कि ये जो मेरा ग्राफ है वो नीचे की ओर उतरने वाला है। तो ये जो ढाल है m, इसको मैं बोलूँगा स्लोप इक्वल टू माइनस के। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब यहीं पे मान लो ये जो हमने लिखा है ln, इसकी जगह 2.303 लिखना शुरू किए रहते तो हमको ये ग्राफ कैसे मिलता, अर्थात यही इक्वेशन किस तरीके से दिखता वो देखिए। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझते जाइएगा। यहाँ पे यदि मैं 2.303 लॉग का बेस 10 ये सारा चीज़ लिखूँ तो ये हमको मिलेगा लॉग का बेस 10 a माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के बाई 2.303 t प्लस लॉग का बेस 10 a। कहने का अर्थ है कि यदि लॉग के रूप में यही रहेगा, आपका ग्राफ ऐसा ना पूछ के ऐसा पूछ दे तो आप क्या करेंगे, जहाँ के लिखे हैं उसकी जगह माइनस के बाई 2.303 लिख देंगे, अर्थात इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, या माइनस के बाई 2.303 और टी तो रहेगा ही टी उसी तरीके से। ठीक है, और ये वास्तव में यहाँ पे है इस जगह पे ये t इसी तरीके से अपना। और ये ln a माइनस एक्स लिखा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, या log a माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ln a की जगह क्या लिख सकते हैं, log a। कहने का अर्थ है ग्राफ वही बनेगा, लॉग के फॉर्म में रहेगा तो जो स्लोप है माइनस के की जगह माइनस के बाई 2.303, अर्थात इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरीके से इस इक्वेशन को बनाया जाता है। अर्थात इनका जो मान है 2.303 लॉग का बेस 10 यहाँ पे रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ला दिया गया है कॉमन बना के, यहाँ भी वही रहेगा तो इनके लिए कॉमन यहाँ बना दिया गया, इस वजह से ऐसा इक्वेशन देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ग्राफ वही बनेगा, चाहे इस फॉर्म में बनाओ आप इस तरीके से, इससे तुलना करके y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ये सेम, या फिर ये वाला जो है इससे दोनों का ग्राफ एक जैसे आएगा। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा यदि हम ग्राफ देखें
तो तीसरा हमारा ग्राफ है एल एन ए अपन ए माइनस एक्स। ठीक, तो एल एन की जगह क्या लिख सकते हैं 2.303 लॉग का बेस 10 ए अपन ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यह है उत्पाद की सांद्रता व समय। ऊपर वाला ग्राफ किसका था, ये सांद्रता और ये समय के बीच में ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दूसरा वाला पहला वाला ग्राफ। ठीक, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। सेम इसका इक्वेशन बताया कि इसकी जगह लॉग का मान रखेंगे तो यही इक्वेशन जो ये ऊपर में लिखा हूँ ये आपको ऐसा दिखने लगेगा, ग्राफ सेम यही बनेंगे। इसकी जगह आप वो लिखना पड़ेगा, इसकी जगह ये ऐसा, इसकी जगह ऐसा लिखना पड़ेगा। जो एल एन है ये इंटरसेप्ट को बताता है कि शुरुआत में हमारा जो सांद्रता था वो कितना था और वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गया, घटते गया, क्योंकि अभिकारक क्या होता है समय के साथ घटते जाता है, इसलिए ग्राफ नीचे आया उल्टा स्लोप। तीसरा में हम समझ रहे हैं एल एन ए अपन ए माइनस एक्स इक्वल टू होता है के टी, ये अपना एंड वाला ग्राफ है सबसे लास्ट का। तो इस टाइप का हम यदि बनाया तो ये होगा y इक्वल टू एम एक्स, और ये हमारा ग्राफ बनेगा हमेशा ऐसे। y मतलब हो गया इस साइड पे एल एन अपन ए माइनस एक्स, और ये हो गया t, और ये जो k है ये चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आएगा, अर्थात जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा k। ये किसके बीच का ग्राफ है, उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ तीनों ग्राफ आपने समझ लिया होगा। पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें चौथा टाइप का ग्राफ, तो चौथा हमारा कैसा है, चौथा है टी हाफ और ए के बीच में, अर्थात अर्धायुकाल और सांद्रता किसके अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फार्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपन के। इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं y इक्वल टू, ये एम एक्स नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट है, के का अर्थ स्थिरांक ही होता है और ये तो अंक है, तो इसको मैं लिखूंगा c प्लस एम एक्स। ये मान दिया ही नहीं है तो ये सिर्फ c है। तो ये मान सिर्फ c रहेगा और y इक्वल टू c, एम एक्स दिया नहीं है, और किसके बीच में ग्राफ बनाना है, टी हाफ और a के बीच में। तो टी हाफ और a के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो y अक्ष पे ले लेता हूँ टी हाफ और इस में ले लेता हूँ a को, अर्थात अभिकारक की सांद्रता को। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ c है, कोई अभिकारक की सांद्रता नहीं दिया गया। इसका अर्थ है कि जो अर्ध आयुकाल रहता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि ये जो टी हाफ है अर्थात y उसका मान क्या है, ये कांस्टेंट है c। एम एक्स यदि दिया रहता तब करते, तो नहीं दिया है, इस वजह से क्या है ये पूरा ग्राफ ऐसा फ्लैट आएगा। और ऐसा ही ग्राफ हमने शून्य कोटि अभिक्रिया का जो पहला ग्राफ था ऐसा वाला उसमें देखा था, तो यही सबसे बड़ा अंतर है। इसका जो अर्धायुकाल का ग्राफ है, चूंकि अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, कहने का अर्थ है कि मैं अभिकारक, देखिए ये एक अक्ष पर हमने लिया है अभिकारक और ये टी हाफ अर्थात अर्धायुकाल। जैसे जैसे अभिकारक को बढ़ाते जा रहे हैं ये हमारा अर्धायुकाल है, यहाँ था तो भी इतना ही है, यहाँ पहुँच गया तो भी इतना ही है, यहाँ पहुँचे तो भी, अर्थात ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया, अर्थात स्थिर हो गया। तो इस तरीके से जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल रहता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। हमने प्लस एम एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एम और एक्स का मान दिया ही नहीं है, ये के कांस्टेंट होता है और ये अंक है, वो भी क्या है कांस्टेंट अंक है, इस वजह से y इक्वल टू सिर्फ c हो गया, एम एक्स है ही नहीं। ठीक, तो एम एक्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अभिकारक के लिए ग्राफ बना रहे हैं, अभिकारक और अर्धायुकाल के लिए। तो अभिकारक अर्धायुकाल के बीच का ग्राफ ऐसा आएगा सीधा, ठीक पैरेलल। उम्मीद करता हूँ चारों टाइप के ग्राफ आपने समझ लिए होंगे। ये जो हमारा ग्राफ है चौथा नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है अर्धायुकाल के लिए, पहला ग्राफ, दूसरा और वो चौथा। तीसरा नंबर को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम एंड ऑर्डर के लिए कैसे समाकलित दर इक्वेशन निकालेंगे, अर्थात इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसकी सहायता से दूसरे और गणित हम बना सकते हैं, उसको देखेंगे। जल्दी से नोट करिए। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं कि एन कोटि अभिक्रिया के लिए, एन कोटि का अर्थ है कि शून्य कोटि, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, ऐसे कोई भी कोटि के लिए आता है तो हम अभिक्रिया का दर समीकरण शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। प्रथम कोटि के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रथम कोटि का यदि हम उस इक्वेशन में मान निकालना चाहें तो वो अनंत में आने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा। उसको हम प्रूव करके भी देखेंगे कैसे काम नहीं करेगा प्रथम कोटि पे। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बाकी का रेट इक्वेशन निकालते थे वैसे ही स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि ये मेरे पास मान लो रिएक्टेंट है, जिससे हम क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। अब स्टार्ट हो रहा है अपना रिएक्शन t इक्वल टू 0 टाइम, अर्थात प्रारंभिक स्पीड पे, अर्थात शुरुआत का जो हमारा अभिक्रिया था प्रारंभिक सांद्रता वाला समझ लेते हैं। प्रारंभिक सांद्रता पे क्या है, मेरा जो अभिकारक है वो a है, अर्थात रिएक्टेंट a, और जैसे जैसे समय जाते गया अर्थात t इक्वल टू t टाइम पे, इसको मैं बोल सकता हूँ अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता तो हम जानते हैं समय के साथ क्या होता है, अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट कम होता है, लेकिन जो उत्पाद है अर्थात प्रोडक्ट हो क्या है, बढ़ता है। तो ये देखिए शुरुआत में a है तो ये रहा होगा 0, कुछ नहीं बना होगा क्योंकि हमने अभिक्रिया को शुरू नहीं किया। समय के साथ साथ क्या हो गया, जो हमारा उत्पाद है वो बनना शुरू हो गया। मान लेता हूँ उत्पाद मेरा x बना, तो अभिकारक कितना बचा होगा, अभिकारक बचा होगा इतना, अर्थात ये इतना जो बना है वही इधर क्या हो गया होगा, घट गया होगा। अब हम अवकलित दर समीकरण से लिखें, अवकलित दर समीकरण से, जिसमें हमने क्या किया हुआ था, तात्क्षणिक अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट लिखना सीखा था। उससे यदि देखें तो अभिक्रिया की जो दर है सेम माइनस DA
अपन dt। इसी तरीके से दर नियम लगाऊं इस पर, रेट ला, तो रेट ला लगा दूं इस पर, तो ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखिए मेरा टाइटल क्या है, एन कोटि के लिए। अब मान लेता हूँ इसका घात एन है, अर्थात जो मेरा अभिक्रिया कोटि है उसमें मैंने 1 2 3 कोई भी अंक नहीं भर रखा है। अब इसके साथ मैं इसका रेट ला निकाल रहा हूँ, अर्थात एक इक्वेशन निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन करके, समाकलन करके। तो वो इक्वेशन हमको कैसे दिखने वाला है, इसको मैं समीकरण 2 नाम देता हूँ, इसको समीकरण 1। देखिए दोनों में रेट एक जैसे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dA समीकरण 1 और 2 से, यह हो जाएगा dt इक्वल टू हो जाएगा k, और a का घात क्या हो जाएगा n। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिए a का घात n है, इसको इसके नीचे लाते हैं, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस dA अपन a का घात n, और ये हो जाएगा k dt। उम्मीद है यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। समाकलन यदि कर दें, समाकलन करने पर, समाकलन यदि कर दें अर्थात इंटीग्रेशन करें दोनों पक्ष पे, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से माइनस के निशान बाहर लगा दो, ये हो जाएगा dA अपन a का घात n, और ये हो जाएगा k को बाहर रखो, ये हो जाएगा dt। अब देखिए इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं। ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट किस में लगाते थे, जो शुरुआत करते थे a से हमने शुरू किया, इसलिए a। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है a माइनस एक्स। उसी तरीके से वो टाइम वाला है, शुरुआत हमने किससे किया, 0 से, तो नीचे 0, और अंत किससे किया, t से, तो ऊपर में t, अर्थात ये 0 शुरुआत और ये अंत t, और इसी शुरुआत ये a और अंत किससे, a माइनस एक्स से। उम्मीद है यहाँ तक आपने कंसेप्ट आप समझ लिया होगा। ये जो dA अपन a का घात n होता है, इसके लिए यदि हम रूल लिखें तो ये इस तरीके से दिखता है, dx अपन x का घात n। इसका जब समाकलन किया जाता है तो इसका समाकलन करने पर हमको ये कुछ इस तरीके से मिलता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस n, और ये हो जाएगा dx इस तरीके से। और ये होने लिखेंगे हम इसको x माइनस n प्लस 1 अपन n मतलब माइनस n प्लस 1 इस तरीके से। तो ये इसका जब समाकलन होता है और टूट जाता है तो वही हमको इस तरीके से दिखने लगेगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये आपको थोड़ा सा याद करना है यदि ऐसा डेरिवेशन बनाना है तो। यदि और याद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर अंत में जो डेरिवेशन है अर्थात सूत्र है वो याद करना पड़ेगा, जिससे आप द्वितीय कोटि तृतीय कोटि और सबके जो समाकलित अर्थात इंटीग्रेटेड इक्वेशन बना सके, जो गणित बनाने में आपको काम आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से देखिए x यहाँ हमने रखा था, तो x के ऊपर माइनस n प्लस 1 और नीचे जो ऊपर लगा था वही चीज़ माइनस n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, अपना a लिखा हुआ है, और इन सबको हम यदि हटा दें पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्या है x और यहाँ क्या है a, तो a के ऊपर हम लगा रहे हैं माइनस n प्लस 1, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, माइनस n प्लस 1। इस तरीके से ये अपना हो जाएगा बंद, और ये बाहर में जो माइनस का निशान है वो माइनस का निशान लगा रहेगा, ये a हो जाएगा और ऊपर a माइनस एक्स। उम्मीद है यहाँ तक का स्टेप आपने समझ लिया होगा कैसे किया है। देखिए dx बाई एक्स अपन n, तो dA अपन a का घात n, यहाँ x है और वहाँ a है, तो x की जगह हमने क्या रखा है, a रखा है माइनस, वही सेम। और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये बाहर k तो रहेगा ही, अंदर में हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो t हो जाएगा, और इधर हम लिखेंगे ऊपर में t और नीचे लिखेंगे क्या, 0। अब देखिए ऊपर जो अपर लिमिट रहता है उसमें हम लोअर लिमिट को घटाते थे, अब कैसे घटाएंगे इसमें, अगले स्टेप में ये रखे माइनस। अब जो यहाँ जो a है और ये जो t है, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है a और जो t है ये वास्तव में क्या है, ये वेरिएबल है, अर्थात इनके मान बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, ये मेरा अभिकारक है और t क्या है, समय है, समय के साथ ये दोनों क्या होते हैं, बदलते हैं। यहाँ लिख सकते हो a और t क्या है, बदलते हैं, ये इनके मान परिवर्तनशील है, बदलते हैं या परिवर्तनीय है। उस हिसाब से अब ऊपर क्या है, a माइनस एक्स है, तो मैं लिखूंगा a माइनस एक्स, और देखिए ये इस a की जगह हम यही से रिप्लेस कर रहे हैं, a माइनस एक्स, इसमें क्या लगाऊंगा, इसी के ऊपर माइनस n प्लस 1, और नीचे में क्या है, माइनस n प्लस 1 है। ठीक, अब इसमें क्या है, a माइनस एक्स में मैं a को घटा रहा हूँ, तो मैं बीच में लिखूंगा माइनस का निशान माइनस। अब a के लिए सीधा a, अब इसके ऊपर क्या है, माइनस n प्लस 1, सेम वही काम करना है जैसे a माइनस एक्स की जगह किए, और नीचे में हो जाएगा माइनस n प्लस 1। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा यहाँ तक ये, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू k, ये t को हटा के इसको कर रहे हैं t माइनस 0, t माइनस 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इस माइनस का यदि मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैसे दिखने लगेगा, इसका यदि मल्टीप्लाई हो जाए इससे तो ये इक्वेशन हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, माइनस a माइनस एक्स। अब देखिए इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस n, क्योंकि माइनस n प्लस 1 का अर्थ वही है, तो 1 माइनस n।
अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, अपान 1 माइनस n। ठीक, अब इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको भी वैसे लिखो a 1 माइनस n अपान 1 माइनस n। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, अर्थात इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा सबसे, और इसको सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से बदल रहे हैं, 1 माइनस n, ये 1 माइनस n हो गया। ठीक, और इधर क्या कर दिया हमने, इक्वल टू kt। ठीक, 1 माइनस n क्या है, कॉमन निकाल लो, या फिर इसको इधर ले आओ, तो a 1 माइनस n अपान 1 माइनस n, ये देखो ये इधर कर दिया मैं, प्लस के निशान वाले को माइनस वाले को अंदर रख लिया, तो a माइनस एक्स, इसके ऊपर क्या है 1 माइनस n है, अपान 1 माइनस n इक्वल टू हो गया kt। 1 माइनस n यदि कॉमन ले लो तो हो जाएगा a 1 माइनस n माइनस a माइनस एक्स, इसका हो गया 1 माइनस n अपान 1 माइनस n इक्वल टू k इंटू टी। ये हमको मिल गया nth ऑर्डर के लिए। ठीक, इस t को यदि इधर ले आओ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, दर स्थिरांक अर्थात k मिल जाएगा nth ऑर्डर के लिए। क्या हो जाएगा ये a 1 माइनस n माइनस a माइनस एक्स 1 माइनस n अपान 1 माइनस n, इधर इस t को इधर कर दो तो t हो जाएगा इक्वल टू k। उम्मीद है सूत्र आपने निकालना सीख लिया होगा, ये सूत्र आप याद रखें, बहुत काम का है। इसमें क्या है, ये n इक्वल टू 1 अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए काम नहीं करेगा, बाकी n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये सब निकाल के अब द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि के लिए दर समीकरण निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, n का मान जब 0 रखेंगे इसके ऊपर में, ठीक है 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस, और इसके ऊपर भी यदि n का मान 0 रखें तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक, पहले इसको नोट करिए, फिर इसको मैं कैसे निकालना है उसको सिखा रहा हूँ, इधर को नोट करिए जल्दी से। तो देखिए ये जो हमारा फार्मूला है ये n कोटि के लिए है, ये क्या है n कोटि, अर्थात अभिक्रिया की कोटि एक को छोड़कर 0, 2, 3 कुछ भी होता है तो इससे आप इंटीग्रेटेड समीकरण अर्थात समाकलित समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एक के लिए काम नहीं करेगा उसका भी कारण बता दे रहा हूँ। n का मान यदि इसमें मैं 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो n इक्वल टू 0 यदि रखें तो हो जाएगा a 1 माइनस 0 माइनस a माइनस एक्स 1 माइनस हो जाएगा 0 अपान 1 माइनस क्या कर दूंगा 0, और इधर लिखना है t इक्वल टू हो जाएगा k। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 0 है अर्थात ये घात हो गया 1, तो 1 को लिखते नहीं है, माइनस का माइनस निशान, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a के बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस, और ये हो जाएगा x, और ये लिखूंगा देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1 ही होगा, और ये लिख दूंगा t इक्वल टू k माइनस a, और ये प्लस a क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो लिख सकता हूँ ना मैं x बाई टी इक्वल टू k। तो मेरे चीज़ आपने समझ लिया होगा, ये किसके लिए है, n इक्वल टू 0 शून्य कोटि अभिक्रिया का दर समीकरण है ये। और यहाँ पे आप a की जगह मैं पहले ही बताया अलग अलग बुक के हिसाब से वेरी करता है, आप a की जगह किसी किसी बुक में r0 दिया रहता है, ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, a माइनस एक्स की जगह आप r लिखेंगे तो भी सूत्र हमारा यही आएगा हर बार। ठीक, जैसा आपको सुविधा वैसा आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है वो समझ लिया होगा आपने। ये तो था शून्य कोटि के लिए यदि निकालना मुझे है तो, मान लो यहीं पे द्वितीय कोटि के लिए निकालना है, तृतीय कोटि के लिए, तो आप यहाँ पे क्या रखना 2 रखना, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 का घात ऋण 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा फिर 1 ऋण 2, तो 1 का घात ऋण 1 हो जाएगा। 1 यदि रखें हम लोग n का मान, ठीक, इसी समीकरण में देखो n पर काम नहीं करता मैं बताया था, इसलिए प्रथम कोटि को आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इस सूत्र से सभी कोटि के निकल जाएंगे आराम से। तो 1 का काम इसलिए नहीं करेगा, इसमें तो हम रख लेंगे n का मान 1 1 0 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n का मान यदि 1 रखूँ इसमें तो 1 ऋण 1 कितना होता है 0, और 0 का गुणा इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, और इस किसी के भाग में यदि 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है अनंत हो जाता है उसका मान, इसलिए क्या होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया में ये काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो 1 यहाँ यदि रखें n का मान 1 प्रथम कोटि के लिए तो ये हो जाएगा ना 1 ऋण 1 बराबर 0, और ये है 1 ऋण 1 बराबर 0, लेकिन यहाँ पे 1 ऋण ये तो 1 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0, और नीचे पूरा भाग 0 से होगा, तो 0 से जब भाग होता है तो उसका मान हो जाता है अनंत, और अनंत आता नहीं है, इस वजह से ये प्रथम कोटि के लिए काम नहीं करेगा। बाकी शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के लिए हम निकाल सकते हैं। द्वितीय कोटि के लिए निकाल रहा हूँ लास्ट में, द्वितीय कोटि के लिए निकालें अर्थात n इक्वल टू मैं 2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा इसी समीकरण में a 1 माइनस 2 माइनस a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा t इक्वल टू k। ठीक, 1 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा a ऋण 1 माइनस, अब देखो a के घात में क्या है 1 ऋण 2 है तो ये क्या हो जाएगा ऋण 1, तो a के ऊपर में ऋण 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस के बाद x के ऊपर में भी क्या हो जाएगा, x के ऊपर में हो जाएगा ऋण 1। उम्मीद है यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। ऋण 1 कैसे, ये ऋण 1 इसके साथ भी है, ये ऋण 1 इसके साथ भी है, दोनों के साथ हो रहा है उसका मल्टीप्लाई, इसलिए माइनस माइनस ये प्लस अपान 1 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा इंटू k। 1 घात ऋण 1 और 1 घात ऋण 1 और ये सामने क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 घात ऋण 1 और ये हो जाएगा -1t और ये हो जाएगा k। x का घात जो ऋण 1 है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे में क्या कर सकते हैं, ये जो ऋण 1 है इसका गुणा, और ये तो t है ही, तो ऋण 1 का गुणा यदि करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऋण 1 इंटू टी, ये हो जाएगा k। ये है अपना x और ये है k, ठीक है। तो 1/x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/, ये वाला जो मेरा इक्वेशन है, ऋण 1/1 हो जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1/-x t इक्वल टू k। ये हमको मिल जाएगा किसके लिए, n इक्वल टू 2 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ द्वितीय कोटि का यदि दर समीकरण निकालना रहेगा तो उस तरीके से निकालेंगे, प्रथम कोटि का काम नहीं करेगा क्योंकि अनंत आ जाएगा। तो ये n कोटि के लिए इक्वेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं और परीक्षा के हो से कैसे उसको हम कम समय में जल्दी से टेकल करेंगे। थैंक यू।